साथियों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल विद्यांजलि नॉलेज वर्ल्ड पर। साथियों, मैं आज आपके लिए वीडियो 2018 री एग्ज़ाम के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेशन लाया हूं, जिसमें हिंदी भाषा का इतिहास व वर्णमाला से संबंधित प्रश्न होंगे। तो साथियों, आपका कीमती समय का सदुपयोग करते हुए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है? पीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों ये। बताइए, आप बताने का प्रयास भी करेंगे साथ ही साथ। तो प्रश्न संख्या 1 का सही विकल्प होगा डी। ठीक, दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी के प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? पहला ऑप्शन है जेसुआ कटलर, दूसरा कामता प्रसाद गुरु, तीसरा जॉर्ज ग्रियर्सन, चौथा किशोरीदास वाजपेयी। तो दोस्तों, हिंदी के प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? हमारा जेसुआ कटलर। ठीक, चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पुष्पदंत को, दूसरा धनपाल को, तीसरा शालिभद्र को और चौथा स्वयंभू को। तो हमारा तीसरे का क्या हो जाएगा सही उत्तर? शालिभद्र को। ठीक, सॉरी, शालिभद्र नहीं, स्वयंभू को। तो चौथे प्रश्न पर चलते हैं। खड़ी बोली का महाकाव्य कौन सा है? असिस्टेंट अकाउंटेंट 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये। हमारा पहला ऑप्शन है साकेत, दूसरा निर्जा, तीसरा प्रिय प्रवास, चौथा कमायनी। ठीक, तो उस आधार पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रिय प्रवास। ठीक है दोस्तों, चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, प्रिय प्रवास। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? यूपी बीएड 2011 एंट्रेंस में पूछा गया सवाल है ये, और यह आगे कई भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो हम चलिए, पहला ऑप्शन हमारा है आर्यों द्वारा दिया गया है हिंदी शब्द, ईरानियों द्वारा दिया गया है, यूनानियों द्वारा दिया गया है या तुर्कों द्वारा दिया गया। तो हमारे पाँचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ईरानियों द्वारा। ठीक है, हमारा छठा प्रश्न है, किस वर्ष हिंदी भाषा को कार्यान्वित या स्वीकृत किया गया था? कार्यान्वित करने का प्रयास किया गया था, प्रस्ताव लाया गया था, वो पूछा गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1960 और 14 सितंबर 1964। तो दोस्तों, आपको अच्छी तरह पता होगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक, और 14 सितंबर 1949 को हमारा हिंदी भाषा को स्वीकृत किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? वनरक्षक 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये। पहला ऑप्शन है अपभ्रंश साहित्य में, ठीक, दूसरा ऑप्शन है जयभट्ट के शिलालेख में, तीसरा पाणिनि के कृत अष्टाध्यायी में और चौथा अमीर खुसरो की पुस्तक में। तो दोस्तों, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? बी, जयभट्ट के शिलालेख में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं? जूनियर असिस्टेंट 2019 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों ये, बहुत अच्छे से कीजिएगा, बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मानक भाषा, लक्ष्य भाषा, माध्यम भाषा, स्रोत भाषा। बताने का प्रयास कीजिएगा आप अपने आप से। तो 8वें का हमारा उत्तर हो जाएगा डी, स्रोत भाषा। जिस भाषा को लेकर या फिर जिस भाषा का हम अध्ययन करते हैं, जिसका अनुवाद करते हैं, वही तो हमारा स्रोत होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का नाम आपने सुना होगा, हिंदी भाषा के किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? ब्रज भाषा। ठीक, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी और ऑप्शन डी पहाड़ी हिंदी। तो हमारे प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी, बी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10,
पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? वनरक्षक 2018 में पूछा गया यह प्रश्न है। पहला ऑप्शन है लल्लू लाल ने, दूसरा राजा राम मोहन राय ने, तीसरा सदल मिश्र ने, चौथा सरदार लाल फुल्लौरी ने। तो दोस्तों पंजाब में हिंदी का प्रचार ऑप्शन डी श्रद्धालाल फुल्लौरी जी ने किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। हमारा 11वां प्रश्न है लौकिक संस्कृत डैश और डैश, 2 बार डैश है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर आपको 2 आंसर होगा। अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा? यूपीएससी 2017 में पूछा गया। लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश, इसमें भरना है आपको। इस 11वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी पाली और संस्कृत। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? यूपीएससी 2017 का भी यह प्रश्न है। पहला ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश में रागड़ी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, केरल में बोली जाती है या फिर हरियाणा में। बताने का आप साथ साथ प्रयास कीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 12वें का सही उत्तर हो जाएगा डी हरियाणा। ठीक, चलिए चलते अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया यह प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए आकृति के हिसाब से पूछा है। ठीक है, ध्यान दीजिए आकृति। पहला आयोगात्मक, दूसरा श्लिष्ट योगात्मक, तीसरा प्लश्लिष्ट योगात्मक और चौथा अश्लिष्ट योगात्मक। तो इस आधार पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन बी श्लिष्ट योगात्मक। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 14वां हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? चकबंदी लेखपाल में पूछा गया यह प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देवनागरी लिपि हिंदी के अलावा और किस लैंग्वेज में यूज किया जाता है यह आपको बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है बांग्ला, सेकंड सिंधी, थर्ड नेपाली, फोर्थ पंजाबी। तो किस में यूज किए जाते हैं बताइए? प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर हो जाएगा सी नेपाली। हिंदी के अलावा नेपाली भी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 15वें प्रश्न पर भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सबसे पहले नाम किसने सुझाया था? ठीक, हिंदी जो नाम दिया गया है भारत में हिंदी को, तो वह किसने सुझाया था? किसने यह सजेस्ट किया था कि ये जो भाषा है उसको हिंदी ही कही जाएगी? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी राजा राम मोहन राय, सी रविन्द्रनाथ ठाकुर, डी मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर हो जाएगा डी मदन मोहन मालवीय। ठीक, चलिए अगले प्रश्न 16वें पे चलते हैं। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, पूर्वी हिंदी कहाँ से विकसित हुई है? मागधी अपभ्रंश से, ठीक, दूसरा अर्धमागधी अपभ्रंश से, तीसरा पैसाची अपभ्रंश से और डी सौरसेनी अपभ्रंश से। तो 16वें प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी अर्धमागधी अपभ्रंश। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 17वें प्रश्न पर ओष्ठ स्पर्श व्यंजन। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर 16 प्रश्न जो है आपके हिंदी भाषा इतिहास के सेलेक्टिव क्वेश्चन है। बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं उससे, लेकिन हमने वही प्रश्न लिए हैं जो एग्ज़ाम में एक लेवल पर होता है, जो एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावनाएं होती है, जो सबको फंसाने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो इस आधार पर हमने अब तक जो 16 प्रश्न किए हैं वो हिंदी भाषा के इतिहास से है। अब हम 17वें प्रश्न से 32वें प्रश्न तक हिंदी भाषा में जो वर्णमाला यूज होती है, वर्णमाला के विषय में हम समझेंगे। ठीक है, आप करने का प्रयास कीजिएगा और बहुत ही अच्छे से और आसान एकदम धैर्यपूर्वक करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, 17वां प्रश्न क्या है? ओष्ठ स्पर्श, ओष्ठ व्यंजन जो होता है, स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण और अघोष वर्ण कौन से होते हैं? ए प द ध फ। तो दोस्तों इसमें काफ़ी हो सकते हैं, तो हम चलिए ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। ओष्ठ, ओष्ठ प फ ब भ म। ठीक है, ये प यानी कि ओष्ठ जो है, प जो है ओष्ठ भी है। स्पर्श व्यंजन क टू म, क से लेकर म तक जितने शब्द होते हैं उसके अंतर्गत ही प भी आता है, यानी कि स्पर्श व्यंजन प है। अल्प प्राण, अल्प प्राण का दोस्तों आप फार्मूला सुने होंगे 135 अल्प प्राण। 135 इसका मतलब क्या है?
जो जैसे अभी हम लिखते हैं क, ख, ग, घ, ग, ठीक। तो हमारा ये जो है पहला वर्ग और ग जो है ये तीसरा वर्ग और अंग्य जो है ये पांचवा वर्ग। ये हमारे क्या होते हैं? अल्प प्राण। जितने हमारे सब होते हैं ये अल्प प्राण। जैसे पहले वर्ग में प, फ, ब, भ, म, प क्या हो रहा है? पहले स्थान पर आ रहा है, तो हमारा प क्या होगा? अल्प प्राण भी होगा, ठीक। अब हम अघोष ट्राई कर लेते हैं। अघोष क्या है दोस्तों? आप एक माहेश्वरी सूत्र के बारे में सुने होंगे दोस्तों, जिसमें होता है खरो विवार श्वास अघोष, यानी कि खर प्रत्याहार में जो जो वर्ड आते हैं वो विवार होते हैं, श्वास होते हैं और अघोष होते हैं। और हमारा खप छटत चटतव जो माहेश्वरी सूत्र का 11वां खप छटत चटतव होता है, उसमें प भी सम्मिलित है। इस वजह से दोस्तों प जो है ओष्ठ भी है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। प ओष्ठ भी है, स्पर्श व्यंजन भी है, अल्प प्राण भी है और अघोष भी है। इस वजह से हमारे प्रश्न संख्या 17वें का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, प, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? ह्रस्व स्वर दोस्तों इसने पूछा है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 2 होती हैं, बताइए। 7 होती हैं, 11 होती हैं, 4 होती हैं। तो दोस्तों हिंदी भाषा में हमारे ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। वो कौन कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर? तो होते हैं अ, छोटी ई, ऊ और री, ठीक है दोस्तों। ये हमारे क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा 19वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? ठीक है, देवनागरी की वर्ण ध्वनि कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए क्या है? ग्रीवा कंठ, बी दंत्योष्ठ, सी ग्रीवा ध्वनि, डी मूर्धा ध्वनि। बताइए इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 19 का विकल्प सी जो है हमारा ग्रीवा ध्वनि, यह सबसे उचित आंसर होगा। प्रश्न संख्या 20 पर चलते हैं। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? मंडी परिषद 2019 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, और बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है ये। एक समझ सकते हैं बझाने वाला प्रश्न, जिसे कहते हैं उलझाने वाला। तो प्रश्न 20 क्या है? प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी संधि, ऑप्शन सी संधि विच्छेद, ऑप्शन डी वर्ण समायोजन। दोस्तों आप ये देखेंगे वर्ण विच्छेद इसने क्या है कहा है? अलग अलग दिखाना, यानी कि हमारा प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर क्या होगा? ए, वर्ण विच्छेद। संधि क्यों नहीं होगा? क्योंकि संधि का काम क्या होता है? जोड़ना। और संधि विच्छेद क्या काम होता है? किसी दो वर्ड, जैसे वर्ण होते हैं, मतलब शब्द होते हैं, उनको वर्णों में तोड़ना, ठीक है। और ये अलग अलग दिखाने की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से प्रश्न संख्या 20 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? वर्ण विच्छेद। चलिए चलते अगले प्रश्न पर, 21वें पर। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? स्वर का वर्गीकरण पूछा है दोस्तों, ध्यान से आप उत्तर दीजिएगा इसका। स्वर का वर्गीकरण नहीं है, ठीक। बहुत ही आसान प्रश्न है। ह्रस्व स्वर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। प्लुत स्वर? बिल्कुल होते हैं। संयुक्त स्वर? बिल्कुल होते हैं। क्या द्वित्व स्वर होते हैं? नहीं दोस्तों, द्वित्व व्यंजन होते हैं, ठीक। द्वित्व व्यंजन होते हैं। स्वर कितने प्रकार के? 3, ह्रस्व, प्लुत और संयुक्त, ठीक है। और द्वित्व क्या है? इसमें व्यंजन है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है? ठीक है दोस्तों, महाप्राण पूछा है, आप इसको बताइएगा। महाप्राण का सूत्र अब आप जानते होंगे, 135 अल्प प्राण होता है और 24 सल, यानी कि दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग। सल मतलब सल प्रत्याहार,
ठीक, माहेश्वरी सूत्र यदि आप जानते होंगे तो उसमें सल प्रत्याहार आप देखते होंगे, ज ब ग ड द स, यानी कि जो 5वें से लेकर ल यानी कि हल 14वें तक, ठीक है, इसके बीच में जो 10वें के लास्ट जो सल प्रत्याहार है यहाँ से लेकर स जो है वहाँ से लेकर और हल जो ल प्रत्याहार 14वें का लास्ट है, इसी के बीच में आपको देखना होता है। इसी के बीच में आपको देखिए त द म प, ये आ रहा है? नहीं, ये नहीं आ रहा है। ज्ञ ग च च, ये भी नहीं आ रहा है। य र ल व, ये भी नहीं आ रहा। दोस्तों आप ये जो डी देख रहे हैं, बहुत ही उचित आंसर है ये आपका स ख श ह। यह ऊष्म व्यंजन और महाप्राण है, क्योंकि यह आप माहेश्वरी सूत्र के सल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है 23वां। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? दोस्तों इसके पहले अभी हमने बताया था हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ध्वनि हमारे पास कितनी होती हैं? 6। ठीक, उसमें महाप्राण, अल्पप्राण, विपरीत, संवृत, ऐसे दोस्तों होते हैं, पूरे 6 होते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या है 24वां। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3 प्रकार के, बी 5 प्रकार के, सी 4 प्रकार के और डी 2 प्रकार के। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी 2 प्रकार के। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 2 स्वर होते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा 25वां प्रश्न है ई च छ ज झ या आदि का उच्चारण किससे होता है? वीडियो 2018 में जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसमें पूछा गया यह प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न काफ़ी सरल प्रश्न होते हैं, फिर भी आ जाते हैं, तो आप सरल और कठिन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करके जाइएगा। ठीक है, तो हमारे चलिए देखते हैं 25वें का ई च छ ज झ य। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा, एक सूत्र होता है इच्छु यशा नाम तालु। इच्छु यशा नाम तालु, अर्थात ई और च वर्ग के जितने होते हैं वो किससे बोले जाते हैं? तालु से। तालु हमारा किस ऑप्शन में दिख रहा है? सी ऑप्शन में, तालव्य। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 26वां। निम्न में से दीर्घ स्वर है? यह भी वीडियो में पूछा गया है। दोस्तों देखिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, दीर्घ स्वर की बात कर रहे हैं। दीर्घ स्वर इसमें से कोई एक ही होगा। आपको ए लग रहा होगा, ये नहीं होगा। ठीक, आपको ए भी लग रहा होगा, ये भी नहीं होगा। ई तो नहीं लग रहा होगा, ई भी लग रहा होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ई। और ये आपको ये क्यों नहीं होंगे ये भी समझ लीजिए। दोस्तों आपने पढ़ा होगा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ और औ, ये हमारे क्या होते हैं? संयुक्त स्वर। ये संयुक्त स्वर की श्रेणी में आते हैं, जबकि ई हमारा क्या है? दीर्घ स्वर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम 27वें पर। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार, अनुस्वार पंचम वर्ण होता है, चंद्रबिंदु का कार्य करता है, स्वर का कार्य करता है और विसर्ग का कार्य करता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। अनुस्वार ऑप्शन ए पंचम वर्ण का कार्य करता है। ठीक है, चलिए 28वें प्रश्न पर चलते हैं। संयुक्त व्यंजन ज्ञ ज्ञ बनता है, बोलने से आप समझ रहे होंगे ज्ञ। तो हमारे आप सुन रहे, ध्यान से सुनिए, ज्ञ यानी कि बी। दोस्तों संयुक्त स्वर कितने होते हैं? टोटल 4 संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र। और ये कैसे बनता है? छ क प्लस श से। ठीक है दोस्तों, और त्र कैसे बनता है? त हल र, त्र। और ये ज्ञ तो आपको ज प्लस य से हो ही गया।
ज प्लस य हैं दोस्तों, आप इसको थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको लिख लीजिए ज प्लस ज, ठीक है, ये आपका होगा। और स्र किससे बनता है? श तालव्य स रहेगा दोस्तों प्लस र, ठीक, ये हमारा स्र हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छे से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न 29 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, ए आई ओ औ, ठीक है दोस्तों। ए आई ओ औ किस ऑप्शन में दिख रहा है? बी, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट 2019 में पूछा गया बहुत ही आसान प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 30 पर चलते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? यह भी जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। उ किस प्रकार का स्वर है? देखिए दोस्तों, जीभ के आधार पर ये पूछ रहा है इसमें, क्योंकि जितने ऑप्शन हैं वो जीभ के ही आधार पर या फिर जो मुख से बोले जाते हैं उसके आधार पर ये कहा गया है। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? पश्च स्वर, अग्रस्वर, अग्र विवृत और पश्च विवृत, अग्र संवृत, और ऑप्शन ए क्या है? पश्च संवृत। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, पश्च संवृत, ठीक है। चलिए चलते अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? स्वर रहित दोस्तों आप जानते होंगे, जो अभी हमने किया था, जिसे कोई जो स्वर क्या होता है? स्वर स्वतंत्र होते हैं, ठीक, स्वर स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्यंजन क्या होते हैं? स्वर सहित होते हैं, स्वर सहित होते हैं। इसमें जैसे हमें अगर थोड़ा सा ये देखें, यदि हमारे पास स है, स को हम अगर तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं? स हल अ, ठीक है। ये देखिए, अब इसमें ये स्वर भी है और ये व्यंजन भी, और हमें व्यंजन अलग, यानी इसमें क्या कहा है? स्वर रहित अलग करने के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ पर हलंत लगाना पड़ता है। तो हमारा प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, हलंत, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है 32वां। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है? अर्थात स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन जब दोनों को आपस में जोड़ा जाता है तो हमारा क्या बनता है? तालव्य, ये कोई बात नहीं हुई। बी, द्वित्व। सी, स्वरतंत्री। डी, संयुक्ताक्षर। जी हाँ दोस्तों, हमारे 32वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? संयुक्ताक्षर। स्वर रहित और स्वर सहित, आप एक एग्जाम्पल ये समझ लीजिए, जैसे हमने अक्षर लिया था ये, इसको हमने कैसे लिखा? क, हल, श, ठीक। अब ये देखिए, अब हमारे पास ये आप देख रहे होंगे ये स्वर रहित है, ठीक, और ये क्या है? स्वर सहित है। इसमें श प्लस अ, इसको अगर इसको भी हम यहाँ पर तोड़ें तो ये क्या हो जाएगा? स हल अ, ठीक। तो इसमें क्या है? हमारा अ भी शामिल है, ठीक है, इसमें अ भी शामिल है, यानी कि स्वर सहित और स्वर रहित दोनों को मिलाकर क्या बनते हैं? ये क्या होता है? संयुक्ताक्षर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे 32वें का क्या हो जाएगा? डी, संयुक्ताक्षर। तो दोस्तों आज का सेशन बस इतना ही रखते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।